क्लास। तो आज हम अपनी वर्कशीट नंबर 68 करेंगे इन कंटिन्यूएशन विद द कार्य तथा ऊर्जा चैप्टर। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्थितिज ऊर्जा के बारे में। जैसा कि नाम से बताता है, स्थितिज ऊर्जा यानी कि वह ऊर्जा जो किसी की स्थिति के कारण होती है। तो स्टार्ट करते हैं, रीडिंग करते हैं। जिज्ञासा दीदी, एक खींची हुई रबड़ या धनुष की खींची हुई डोरी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? ज्ञान, इनमें एक अलग प्रकार की ऊर्जा होती है जिसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में उसकी आकृति या स्थिति के कारण उपस्थित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो किसी भी वस्तु की आकृति में, जैसे उसने बोला कि हमने जब रबड़ को खींचा या जब हमने धनुष को खींचा तो उसकी आकृति और स्थिति में परिवर्तन जो आया, उसके कारण जो उसमें उपस्थित ऊर्जा थी उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। धनुष की डोरी को खींचने पर हमारे शरीर की पेशीय ऊर्जा धनुष की डोरी में स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित हो जाती है। जैसा कि बेटा मैंने आप लोगों को पहले बताया है क्लास में कि ऊर्जा का ना तो बनाना संभव है, ना ही उसका विनाश संभव है। वो एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित हो जाती है। तो जब हमने धनुष की डोरी को खींचा था या जब हमने रबड़ को खींचा था, तो खींचने के लिए हमने बल लगाया था। हमारी पेशियों का जो बल था, हमारी पेशियों में जो ऊर्जा थी, वो अब धनुष की डोरी में चली गई और वहाँ जाके कौन सी रूप में उसमें उपस्थित रही? वो वहाँ पे स्थितिज ऊर्जा के रूप में उपस्थित रही। तीर को छोड़ने पर यह ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। तो जब हम तीर छूटा तो जो ऊर्जा धनुष में डोरी में थी, अब वो तीर में चली गई और तीर गति करता हुआ जाता है। तो उसमें अब स्थितिज ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो गई है? गतिज ऊर्जा में बदल गई। और अपनी ऊर्जा देने के बाद धनुष अपनी सामान्य स्थिति में भी वापस आ जाता है। अब आगे देखिए, किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा। अगर फर्स्ट फ्लोर से कोई बॉल गिरती है और एक बच्चे के लगती है, ठीक है, तो आप लोग ये अनुमान लगाएंगे कि एक बच्चा खड़ा है और एक बार उसको बॉल लगी है जब बॉल फर्स्ट फ्लोर से गिरी है। सेकेंड कंडीशन में जो बॉल है वो फोर्थ फ्लोर से गिरी है। तो कौन सी दशा में बच्चे को ज़्यादा चोट लगेगी? तो साधारणतः ही जवाब होगा कि जो बॉल फोर्थ फ्लोर से गिरी है, क्योंकि जितनी ऊंचाई से गिरी है उसमें उतनी ही गतिज ऊर्जा से वो नीचे आई। तो वो गतिज ऊर्जा कब आई? यानी कि बॉल में ऊंचाई पे जाने पर स्थितिज ऊर्जा थी। तो इसी में आज हम देखेंगे कि किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु को ऊंचाई पर ले जाने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ाने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत कार्य किया जाता है। अतः इसे गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं। किसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा? जब वस्तु को धरती से ऊपर ऊंचाई पर लेके जाया जाता है। क्योंकि जब हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर रखते हैं तब जो कार्य होता है वह गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध होता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु को नीचे की ओर आकर्षित करती है, जबकि हम वस्तु को ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो यदि वस्तु का द्रव्यमान m है और मान लीजिए उसको h ऊंचाई तक लेके जाया जाता है, तो वस्तु को उठाने के लिए लगा न्यूनतम बल जो था, क्योंकि हमने वस्तु को उठाया भी है, तो कितना बल लगा था? वो था mg के बराबर होगा। अतः वस्तु पर किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा, क्योंकि जो बल होता है वो कार्य के बराबर होता है। तो वस्तु पर किया गया कार्य कितना हो गया? W = बल गुणा में विस्थापन। विस्थापन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह, और वो एक जगह कौन सी थी? वो थी एक जगह से जब ऊंचाई पे लेके गया तो उसने कितनी दूरी तय करी? उसने दूरी तय करी, उसे हम h से डिनोट करेंगे। और बल हमने क्या लगाया था? mg लगाया था। तो हमारा फॉर्मूला क्या आया? W = mgh। तो इसी गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा को mgh भी का फॉर्मूला है और इसका मात्रक भी जूल होता है।
स्थितिज ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है और उसका फॉर्मूला है E = mgh। E के नीचे P लिखा है यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे गतिज ऊर्जा को हमने K.E लिखा था, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और ऐसे लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, गतिज स्थितिज। अब एक उदाहरण से हम अपना कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। उदाहरण में दे रखा है कि 2 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को पहले 5 मीटर फिर 10 मीटर की ऊंचाई पर ले जाया जाता है। दोनों स्थितियों में वस्तु की गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा में अंतर निकालिए। तो यहाँ पे हमें दे रखा है 2 kg द्रव्यमान यानी कि m = 2 kg, और हमें दे रखी है h1 जब एक बार 5 मीटर है और दूसरी बार 10 मीटर है यानी कि h2 10 दे रखी है। g की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो चलिए अब हम फॉर्मूला हमें पता है EP = mgh। तो फर्स्ट कंडीशन, जब ऊंचाई कितनी थी 5 मीटर, वहाँ पे हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे m की जगह 2, g की जगह 10 और h की जगह 5। इनको हम गुणा करेंगे तो आंसर आ गया हमारा 100 जूल, जो कि स्थितिज ऊर्जा है। दूसरी कंडीशन में ऊंचाई है 10 मीटर्स, तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी, EP2 क्या बनेगी, 2m है, g 10 और h 10, ये हो गया 200 जूल्स। अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था अंतर। तो अंतर कब होगा, EP2 माइनस EP1 यानी 200 माइनस 100 विच इज इक्वल टू 100 जूल्स। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, 5 मीटर की ऊंचाई पर रखी 1 kg द्रव्यमान की एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा का परिकलन कीजिए। तो हमें परिकलन करना है कि वस्तु कहाँ पे रखी गई है, कितनी ऊंचाई पर रखी गई है, 5 मीटर, उसका द्रव्यमान कितना है 1 kg, और त्वरण कितना दे रखा है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और वस्तु की स्थितिज ऊर्जा होती है ये फॉर्मूला mgh, m1 g 10 h is 5 विच इज इक्वल टू 50 जूल्स। तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा निर्भर किस पे करती है, तो किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा केवल उसकी ऊंचाई पर ही निर्भर करती है, चाहे वह किसी भी पथ से उस ऊंचाई पर पहुंची हो। ठीक है, वो सिर्फ डिपेंड करती है हाइट पे, चाहे वो सीधी गई हो या वो घुमा फिरा के लेकर गई हो, इट डजेंट मैटर, वो सिर्फ उसकी ऊंचाई पर ही निर्भर करती है। नीचे की ओर गिरने वाली वस्तु लगातार त्वरित होती है, ठीक है, क्योंकि जब वो नीचे गिर रही है तो उसका जो आरंभिक और अंतिम परिवर्तित हो रही है उसका वेग में, तो लगातार वो त्वरित होती रहती है, क्योंकि इसकी स्थितिज ऊर्जा लगातार किस में कन्वर्ट होती जा रही है, गतिज ऊर्जा में बदलती जाती है। नीचे पहुंचने तक वस्तु की पूरी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, यानी कि जब वस्तु गिरना स्टार्ट करती है तब उसकी स्थितिज ऊर्जा किस में कन्वर्ट होती है, गतिज ऊर्जा में, और वो धीरे धीरे नीचे गिरती रहती है और उसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलती रहती है, और अल्टीमेटली जब वो ज़मीन पर टच हो जाती है तब उसकी पूरी की पूरी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है।